अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हानी फिजिक्स लैब। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारे पास ये रिजल्ट आया था कि अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करें सर्कुलर मोशन के साथ तो इस सूरत में सर्कल में जो पॉइंट P मूव कर रहा होगा उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर लाइन पे बिल्कुल सेम होगी जैसे एक मैस ऑसिलेटिंग बॉडी की होती है, अबव द मीन पोजीशन और बिलो द मीन पोजीशन। और उसको हमने इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड कंसीडर किया था, जिसमें रिजल्ट आया था कि अगर t इज इक्वल टू 0 हो तो उस वक्त ऑसिलेटिंग बॉडी भी मीन पोजीशन पे होगी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी थी वो भी अपनी मीन पोजीशन पर थी। उसी तरह हमने स्टडी किया और हमारे पास एक एंगल थीटा बन रहा था। वो एंगल थीटा क्या है? वो एंगल थीटा फेज है और आज का हमारा टॉपिक क्या है? फेज है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि फेज क्या होता है। फेज, द एंगल theta is equal to omega t which gives the displacement as well as the direction of motion a point executing simple harmonic motion is known as phase। phase किस वक्त होगा? अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करें और उसमें वही पॉइंट लें जो पॉइंट ऑसिलेट कर रहा है और उसको किस टर्म में लेना है? सर्कुलर मोशन में, और वो बॉडी कर रही क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस सूरत में जो एंगल थीटा बनेगा किससे? रेफरेंस लाइन से। वो एंगल थीटा आपको क्या बताएगा? फेज के बारे में बताएगा। तो देखते हैं फेज हमारे पास फिर क्या है और फेज हमें बताता क्या है। बाय डेफिनेशन सबसे पहले फेज हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में और दूसरा डायरेक्शन के बारे में। कि अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या होगी? O1 ये मीन पोजीशन है जिसको हम रेफरेंस लाइन बनेंगे किस सूरत में? सर्कुलर मोशन। और आपके पास ऑसिलेटिंग बॉडी कहां से मूव कर रही थी? D से E तक यूं ऑसिलेट कर रही। अब इस सूरत में अगर मैं इस ऑसिलेटिंग बॉडी को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करता हूं तो ये जो एंगल रेफरेंस लाइन के साथ बनेगा यही आपके पास फेज होगा। अगर आप देखें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा आपके पास क्या है? ओमेगा टी है। अगर मैंने फेज देखना हो कि एंगल फेज कितना बना है तो आपके पास P इनिशियल फेज इसका कितना है? फाई है। फिर उसके बाद टाइम t गुजरा तो तब फेज कितना आ गया? ओमेगा t। तो टोटल फेज रेफरेंस लाइन से कितना है? ओमेगा t प्लस फाई। अगर हम इनिशियल फेज नहीं ले रहे तो इस सूरत में जो एंगल थीटा बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? किसी भी टाइम t पे तो वो वैल्यू एंगल की क्या कहलाती है? फेज कहलाती है। फेज बताता क्या है? पहली चीज डिस्प्लेसमेंट, दूसरी चीज डायरेक्शन। अब यहां पे फेज आपके पास है फाई, अगर तो ये हमें बता रहा है कि ये डिस्प्लेस हुई है O1 से पॉइंट P इनिशियल तक। तो इस सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किस डायरेक्शन में है? आपको नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गई। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मीन के आर्क लेंथ कितनी है, वो आर्क लेंथ भी हमें पता चल जाएगी। तो ये आपको क्या बता देती है? दो चीजें, पहली चीज डायरेक्शन, दूसरी डिस्प्लेसमेंट। एंड आल्सो द एंगल थीटा व्हिच डिटरमिन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी is called phase. That angle is obtained only when we relate simple harmonic motion with uniform circular motion. phase सिर्फ आपके पास उस सूरत में आएगा
जिस वक्त आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को किसके साथ रिलेट कर रहे होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। तो इस सूरत में आपको फेज, स्टेट ऑफ मोशन भी बताएगी। स्टेट ऑफ मोशन कैसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की मोशन कहां से स्टार्ट हुई है, मीन पोजीशन से हुई है या एक्सट्रीम पोजीशन से हुई है। अगर आप ग्रीन लाइन को देखें तो ये इन टर्म ऑफ ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओ से शुरू हुई है या पॉइंट डी से हुई है। ओ आपके पास मीन पोजीशन है, डी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है। ये किस में है, इन टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर मैं रिलेट कर रहा हूं सर्कुलर मोशन के साथ, तो आपके पास मीन पोजीशन कौन सी है, O1, और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, D। तो इस सूरत में हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कल की तरह ही है, T/4। अब डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ फेज, सारों से पहले हमने देख लिया कि फेज हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फेज की डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर होगी, कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। स्पेशल केस है फर्स्ट, लेट t इज इक्वल टू 0। मैं करता हूं कंसीडर के टाइम मेरे पास t इज इक्वल टू 0 है, शुरू वाली कंडीशन। The point P is at O1 and projected at mean position O. Thus, initial phase OP is 0. स्टूडेंट, इस लाइन को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। कल ही मैंने आपको बता दिया कि यहां पे और यहां तक जो टाइम होगा, यहां पे टाइम होगा t इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट P है, ये पहले यहां पे मौजूद था। अब इसकी प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है, किस पे हो रही है, टोटली मीन पोजीशन पे। तो जो लाइन OP है वो प्रोजेक्ट हो रही है मीन पोजीशन पे। इस बात का ये मतलब कि अगर मैं इसको दरमियान में इन टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक लूं, तो इसकी क्योंकि प्रोजेक्शन मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। तो इस सूरत में जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला t को जब मैं 0 पुट करूंगा तो ओमेगा t मल्टीप्लाई 0 थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फेज कितना आ गया, 0। तो देखें OP का फेज कितना है, 0। बड़ी इजीली हमने ये बात समझ आती है। अगर फेज 0 है तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो फार्मूला आपके पास डिस्प्लेसमेंट का था, थीटा x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t। अब इसकी वैल्यू है 0, तो x भी कितना आ जाएगा, 0। तो इस टर्म की सूरत में अगर टाइम 0 है तो आपके पास p किस पे हो गया, इनिशियल पॉइंट पे, रेफरेंस लाइन पे। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। Thus, it is a special case। ये क्योंकि स्पेशल केस है और स्पेशल केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। तो हमें पता चल गया कि अगर फेज 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी। जनरल केस ले लेते हैं। जनरल केस क्या होगा कि जो भी ऑसिलेटिंग बॉडी है उसको हमने रिलेट कर दिया सर्कुलर मोशन के साथ। अब जो पॉइंट P है वो किसी भी मकाम पर होगा, कहीं पे भी है रेफरेंस लाइन से। तो इस टाइम हम देखते हैं, लेट एट t इज इक्वल टू 0 द एंगल मेड बाय OP इज phi विद रेफरेंस लाइन O1। अब लेट कर देते हैं हम कि हमारे पास शुरू में जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तब ये पॉइंट P किस पॉइंट पे है मौजूद, एंगल कितना बना रहा है, phi विद रेफरेंस लाइन O1। ये phi एंगल कितना है, O1 से P1 तक, जहां तक देख लें आपको नजर आ रहा है कितना डिग्री है, पाई बाय 2 या 90 डिग्री।
π/2 इन टर्म ऑफ रेडियन, डिग्री में 90 डिग्री। तो ये आपके पास शुरू वाली कंडीशन है। लास्ट पॉइंट पे मैंने कहां से कंसीडर किया था, रेफरेंस लाइन OO1 से। अब मैं मोशन को t इज इक्वल टू 0 कहां से कंसीडर कर रहा हूं, OD से। असल में पॉइंट यहां पे मौजूद है, इस चीज को जरा जहन में रखें। आफ्टर टाइम t the radius rotates through an angle omega t। टाइम t गुजरता है, यहां से यहां तक तो 0 था, अब टाइम t गुजरता है, ये पॉइंट यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो जाता है और ये एंगल मजीद कितना बनाता है, ओमेगा t। पहले कितना एंगल था, फाई। तो टोटल फेज कितना हो गया, तो देखेंगे देन द एंगल ऑफ रेडियस OP एट t इज, तो t पे रेफरेंस लाइन के साथ एंगल कितना बन गया, तो आपके पास फाई एंगल पहले मौजूद था और मजीद एंगल कितना बना दिया इसने, ओमेगा t। क्योंकि फेज के लिए एंगल कहां से लेना है हमने, रेफरेंस लाइन से। तो टोटल फेज अब कितना हो जाएगा, फाई प्लस ओमेगा t। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं सेम फार्मूले से, ये थीटा की वैल्यू है। अब थीटा किसके बराबर है, ओमेगा t प्लस फाई के। तो अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब इसी में देखते हैं इनिशियल फेज क्या होगा। इनिशियल फेज का मतलब है कि जब टाइम स्टार्ट हुआ तो उस वक्त इसका फेज एंगल क्या था और डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी थी। तो अगर हमने इनिशियल फेज मालूम करना हो तो इसी इक्वेशन से जरा मालूम कर सकते हैं। देखें when t is equal to 0 तो थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास किसके बराबर, फाई के, क्योंकि t 0 पुट कर दिया। थीटा किसके बराबर है यहाँ पे, ओमेगा t प्लस फाई के। थीटा किसके बराबर है, ओमेगा t प्लस फाई के। t को 0 पुट किया तो थीटा किसके बराबर आ गया, फाई के। इसका ये मतलब कि आपके पास इनिशियल फेज कितना है, फाई। तो देख लें स्टूडेंट, इनिशियल फेज कितना है आपके पास, फाई। इनिशियल फेज का मतलब क्या है, वो फेज एंगल जो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले था या शुरू में था। तो फेज ने आपको इसकी पोजीशन भी बता दी और स्टेट भी बता दी। देखें स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग, अब ये कहां से शुरू हो रहा है, मीन पोजीशन से। इसी बात को जरा देख लेते हैं कि वेयर फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x किसके बराबर आएगा, x नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई के। अब हमारे पास एक और रिलेशन है जिसके तहत हमें पता चलता है कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 या 90 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस ओमेगा टी के। तो इस सूरत में x किसके बराबर आ जाएगा, x नॉट कॉस ओमेगा टी। तो हम इस बात से ये बात समझते हैं कि अगर मोशन स्टार्ट हो रेफरेंस लाइन OO1 से, तो इस सूरत में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर मैं ऑसिलेशन स्टार्ट करता हूं एक्सट्रीम पोजीशन से, तो इस सूरत में जो मेरे पास रिलेशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी। आपके पास यहां पे भी रिटर्न है x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, if the motion of the oscillating body is start from mean position OO1, then its displacement is given as x is equal to x naught sin omega t के बराबर। if its motion start from extreme position OD, अगर मोशन कहां से स्टार्ट हो रही है, OD से, तो देखिए इसका इनिशियल फेज क्या है, अब OD है। तो इस सूरत में आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट जो बहुत ही अहम तरीन एमसीक्यूज है
और बड़ा ही अहम जो शॉर्ट क्वेश्चन है फेज पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। तमाम लेक्चर्स को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज।